हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है किनशिप, कास्ट एंड क्लास ये पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 57 पर 2.3 रूल ऑफ मैरिज। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सोसाइटी में जो मैरिज के रूल्स थे वो क्या थे। सबसे पहले जो है हम इधर इसको पढ़ेंगे, ये लर्न कर लेना क्योंकि बार बार यही टर्म्स जो हैं अब आपकी इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी, तो इनको लर्न करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले एक्सोगेमी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है यहाँ पर हमें। फर्स्ट वाली क्या है, एक्सोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, दिस कुड बी किन ग्रुप्स, कास्ट और ए ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। एक्सोगेमी क्या है भी, सेम लोकेलिटी में सेम कास्ट के और अपने जो किन के ग्रुप हैं, अपने जो भाईचारे के लोग हैं उनके अंदर शादी करना क्या कहलाता है, एंडोगेमी। नेक्स्ट है सेकंड आपका एक्सोगेमी, ये वाला। ठीक है, एक्सोगेमी किसको रेफर करता है, मैरिज आउटसाइड द यूनिट में शादी करना अपनी यूनिट से बाहर। और थर्ड क्या है, पॉलीगैनी। पॉलीगैनी में क्या बताया गया है, इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ। एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी वाइफ्स होती हैं उसे कहा गया है पॉलीगैनी। अब है फोर्थ, पोलेंड्री। पोलेंड्री क्या है, पोलेंड्री इज़ द प्रैक्टिस ऑफ वोमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। ऐसी वोमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स होते थे उसे पोलेंड्री कहा जाता था, उस प्रैक्टिस को। ठीक है, तो इनको आपने याद कर लेना है अच्छे से। और अब हम पढ़ेंगे 2.3 रूल ऑफ मैरिज। वाइल सन वर इम्पॉर्टेंट फॉर द continuity of the patronage, daughter were viewed rather differently within this framework. पैट्रोलिनेज के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पैट्रोलिनेज में पिता से जो है वंश चलता था, उसके बाद उसका पुत्र उससे वंश का जो नाम चलाता था, आगे उसका बेटा। तो ठीक है, इस तरह से जो है पावर है पिता से बेटे के हाथ में, बेटे से आगे, इस तरह से सोन चलती रहती थी। तो अब इस तरह का जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर, सोसाइटी के इस फ्रेमवर्क के अंदर जो वोमेन से उन्हें बहुत ही डिफरेंटली देखा जाता था। दे हैड नो क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के जितने भी रिसोर्सेज थे उन पर वो किसी प्रकार का वुमेन जो है वो या डॉटर्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाती थी। एट द सेम टाइम मैरिंग दैम into families outside the kin was considered desirable। और कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती थी कि इनकी जो शादी है इनके आपस में, मतलब कि किन से बाहर, मतलब अपनी सोसाइटी से बाहर, अपने कास्ट से बाहर उन्हें शादी करने की ज़रूरत पड़ जाती थी। दिस इज़ कॉल्ड एक्सोगैमी। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इसे क्या कहा जाता था, एक्सोगैमी कहा जाता था। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दे भी दिया है, मैरिंग आउटसाइड। ठीक है, meant that the lives of young girl and women belonging to families that claimed high status। अब भाई जो वुमेन्स, इसका अर्थ ये था कि जो वुमेन्स हाई स्टेटस फैमिलीज की होती थी, were often carefully regulated to ensure that, उनका मतलब लगातार इस चीज़ को इंश्योर किया जाता था that they were married at the right time, कि उनकी सही वक्त पर शादी हो जाए, एंड टू द राइट पर्सन, और सही पर्सन के साथ उनकी जो शादी है वो हो जाए। इस चीज़ का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखा जाता था। दिस गेव राइज टू द बिलीव दैट कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ डॉटर। अब इससे इस विश्वास की शुरुआत हुई, जैसे कन्यादान की या गिफ्ट ऑफ ए डॉटर, या डॉटर को भेंट करने की प्रथा जो थी शुरू हुई शादी में। ये इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी बन चुकी थी, इस प्रथा के अकॉर्डिंग फादर की ये इम्पॉर्टेंट ड्यूटी बन चुकी थी, रिलीजियस ड्यूटी जो है वो बन चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद द एमरजेंस ऑफ द न्यू टाउन्स। जैसा कि चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं, नए नए शहरों के क्या हो रहे थे, उदय हो रहे थे, नए नए शहर बन रहे थे, सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। पीपल फ्रॉम नियर, जो वे लोग जो नज़दीक और दूर मिलते थे, किसके लिए, बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, अपने सामान को बेचने के लिए, एंड शेयर आइडियाज़ इन द अर्बन मिलियू,
जो अर्बन जो जगह होती थी वहाँ पर वो आइडियाज़ और अपने जो आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, शेयर करते थे और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करते थे। दिस मे हैव लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब इससे जो हमारे पहले के जो बिलीव्स थे, जो प्रैक्टिसेस थी, जो प्रथाएं थी, उन पर क्वेश्चनिंग भी उठती है, जैसा हम चैप्टर 4 के अंदर आगे पढ़ेंगे। फेस विद दिस चैलेंज, अब इस चैलेंज को फेस करते हुए द ब्राह्मण रिस्पोंडेड बाय लेइंग डाउन कोड ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल्स। अब ब्राह्मण्स ने जो था इन प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए, इन चैलेंजेस फेस करते हुए ब्राह्मण्स ने एक अपना जो कोड था ना सोशल बिहेवियर का, वो बहुत ही डिटेल में उन्होंने बना लिया था। नियम कायदे एक किस्म से अपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बना लिए थे। These were meant to be followed by Brahman in particular and the rest of the society in general। अब इन नॉर्म्स को, इन कायदों को, ये जो डिटेल में बनाए गए थे सोशल बिहेवियर के लिए, ब्राह्मणों को फॉलो करना होता था और बाकी की सोसाइटी को भी जनरली अगर देखें तो वो भी इसे फॉलो करती थी। फ्रॉम सेंचुरी 500 BCE, 500 BCE से these norms were compiled in Sanskrit text known as धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा। इन नॉर्म्स को, इन नियम कायदों को जो है संस्कृत टेक्स्ट में एक बुक थी, उसके अंदर इन सब को लिखा गया। नाम क्या था उस संस्कृत बुक का? धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा। द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इस तरह का जो काम था, द मनुस्मृति, उसके लिए जो मनुस्मृति थी उसको लिखा गया। कब लिखा गया? सेंचुरी 2000 BCE से लेकर 2000 सेंचुरी तक उसका लिखने का काम चला। नेक्स्ट पैराग्राफ। वाइल द ब्राह्मण ऑथर्स of these texts claim that their point of view had universal validity। अब मतलब कि ब्राह्मण ऑथर जो थे, जिन्होंने इन बुक्स को लिखा था जिसमें नियम कायदे थे सोसाइटी को लेकर, वो ये क्लेम करते थे कि जो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये यूनिवर्सली वैलिड है, एंड दैट व्हाट दे प्रेस्क्राइब्ड हैड टू बी ओबेड बाय एवरीबॉडी। और वो कहते थे कि जो भी उन्होंने लिखा है उसको हर किसी को मानना चाहिए। इट इज़ लाइकली दैट रियल सोशल रिलेशन वर मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब इस प्रकार से जो सोशल रिलेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे। बिसाइड्स गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द डिफ़िकल्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन। अब इसके अलावा क्या था? रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कम्युनिकेशन। ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स वॉज बाय नो मीन्स ऑल प्रेसिव। अब ये जो ब्राह्मण का इस तरह का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो नहीं फैल पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। What is interesting is that the Dharmasutra and the Dharmshastra recognized as many as 8 forms of marriage। अब धर्मसूत्रा के अंदर और जो धर्मशास्त्रा के अंदर 8 तरह की जो शादियों के तरीके हैं वो बताए हैं। 8 प्रकार की शादियाँ होती थी। अब यहाँ साइड में आप देखोगे यहाँ पर्पल कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आपको 1st, 4th और 5th और 6th प्रकार की जो शादियों के टाइप दिए गए हैं ना मनुस्मृति में, वो बताए गए हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना एक बार। ऑफ कोर्स द फर्स्ट 4 वॉज कंसिडर्ड एज गुड। जो फर्स्ट 4 टाइप की जो शादियाँ मनुस्मृति में बताई गई हैं उन्हें अच्छा कहा गया है। वाइल द रिमेनिंग वर कंडेम्ड। बाकी जो हैं और जो टाइप की बताई गई हैं वो बेकार बताई गई हैं, वो अच्छी शादियों में नहीं गिना जाता उन्हें। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टिस्ड बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। ऐसा माना जाता था कि ये जो बाकी की 4 थी ना, 4 को तो स्टार्टिंग की 4 को तो अच्छा मान लिया, जो बाकी की 4 थी वो लोग करते थे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को नहीं मानते थे। ठीक है। अब है सेकंड 2.4 गोत्रा ऑफ वोमेंस।
अब वोमेन के गोत्र के बारे में, वोमेन के गोत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। One Brahminical practice evident from century 1000 BCE onward was to classify peoples, especially Brahmins, in terms of gotra. अब जो एक और ब्राह्मणिकल जो प्रैक्टिसेस थे जिसके एविडेंस हमें मिलते हैं सेंचुरी 1000 BCE के बाद से, वो जो लोगों के द्वारा जो उस समय प्रैक्टिस की जाती थी या क्लासीफाई किया गया, उसे क्या कहा गया है? गोत्र। गोत्रों में गोत्र जो थे, आज भी गोत्र होते हैं, आपको पता है कास्ट के अंदर गोत्र जरूर होता है हर एक का, तो ठीक है, ये उस समय क्लासीफाई किया गया था 1000 BCE के अंदर, उसके एविडेंस हमें मिले हैं। ईच गोत्रा वॉज नेम्ड आफ्टर द वैदिक शीर। अब जितने ये हर गोत्र जो था किसके नाम पर होता था? वैदिक शीर। वैदिक शीर होता है जो ऋषि होते थे ना, वैदिक ऋषि के नाम पर हर गोत्र जो था वो होता था। एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्रा वॉज रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट। और हर गोत्र जो सेम होता था ना, भाई सेम जो गोत्र है उसका क्या मतलब होता था कि उस गोत्र के जितने भी लोग हैं वो डिसेंडेंट्स हैं, शिष्य हैं उस ऋषि के जिसके नाम पर वो गोत्र होता था। 2 रूल्स अबाउट गोत्रा वर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। 2 रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे गोत्र को लेकर उस समय। वोमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। जो वोमेन्स थी उन्हें अपने पिता का जो गोत्र है वो छोड़ना पड़ता था, एंड अडॉप्ट दैट ऑफ द हस्बैंड ऑन मैरिज। और शादी के बाद जो हस्बैंड का गोत्र होता था उसे अडॉप्ट करना होता था, जैसा आज भी होता है मोस्टली। एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। और जो सेम गोत्र के जो मेंबर्स हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। आज भी ऐसा ही होता है, सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वॉज कॉमनली फॉलोड is to consider the name of the men and women which were sometime derived from the gotra's name. एक तरीका ये सब कुछ जानने का कि कॉमनली फॉलो किया जाता था, जिससे कि सबसे पहले कंसीडर करना होगा उनके नाम, उन मैन और वुमेन के नाम जिनके नाम के ये गोत्र जो होते थे। These names are available for the powerful ruling lineage such as सातवाहना who ruled over पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन। अब ये जो नाम थे ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? उस समय की जो पावरफुल रूलिंग लाइनेज थी ना, जो पावरफुल जो राजा होते थे उस समय के, जैसे कि सातवाहन जिन्होंने की रूल किया था काफ़ी हिस्से पर वेस्टर्न इंडिया के और डेक्कन के एरिया में। सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिकवर्ड। उनकी बहुत सारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें मिली हैं, विच अलाउ हिस्टोरियंस टू ट्रेस फैमिली टाइज, जिससे कि हिस्टोरियंस को कि फैमिली किस प्रकार से आपस में बंधी हुई होती थी वो पता चलता है, जिसमें कि शादी किस प्रकार से होती थी उसके बारे में भी डिटेल में पता चलता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 60। सम ऑफ द सातवाहना रूलर वर पोलीगैनियस। अब बहुत सारे कुछ जो सातवाहन रूलर्स थे वो पोलीगैनियस थे। पोलीगैनियस कौन होते हैं? ब्रैकेट में आपको दिया हुआ। हैड मोर देन वन वाइफ, जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ्स होती थी। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ द वुमेन्स हु मैरिड सातवाहना रूलर्स इंडिकेट दैट। अब जो वुमेन जिन्होंने सातवाहना रूलर्स के साथ जो शादी की हुई थी उससे क्या पता चलता है? Many of them had name derived from गोत्रा such as गौतम and वशिष्ठ। अब उनके जो नाम थे वुमेन्स के कहाँ से आए थे? जो उनके गोत्रों के नाम थे कहाँ से आए थे? गौतम और वशिष्ठ नाम से लिए हुए थे। देयर फादर्स गोत्र, और ये गोत्र जो गौतम और वशिष्ठ किसका गोत्र था? उनके फादर का गोत्र था। दे एविडेंटली रिटेन दिस नेम इंस्टेड अडॉप्टिंग। उन्होंने अब तक क्या था, अपने इसी नाम को चलाया हुआ था, बजाय कि अब जो उनके हस्बैंड का गोत्र था उसको अडॉप्ट करने के। ठीक है, दे वर रिक्वायर्ड टू डू अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल रूल, जैसा कि उनको ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग करना था। वट इज़ ऑल्सो अपार्टेंट इज़ दैट
सम ऑफ दीज वोमेन बिलोंग टू द सेम गोत्रा। अब ऐसा भी देखने को मिला है कि इनमें से कुछ औरतें जो हैं वो सेम गोत्रा की थी। एज इज़ ऑब्वियस, जैसा कि नॉर्मली था। दिस रैन काउंटर टू द आइडल ऑफ एक्सोगेमी रिकमेंडेड द ब्राह्मणिकल टेस्ट। ऐसा इस वजह से था, ऐसा इसलिए चलता था क्योंकि ये आइडल था उस समय जो एक्सोगेमी, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो थे वो इस चीज़ को रिकमेंड करते थे। इनफैक्ट इट exemplify an alternative practice that is endogamy और marriage within the kin groups। अब ये जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, अब एंडोगेमी जिसमें कि अपने ही ग्रुप के अंदर, किन ग्रुप के अंदर, अपने ही भाईचारे वाला जो ग्रुप था उसके अंदर शादी कर सकते थे, उसको भी अल्टरनेट इन्होंने दिया हुआ था। विच वॉज प्रिविलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज़ इन साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया की बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी उसके अंदर यही जो था मैरिज सिस्टम जो था वो चल रहा था। सच मैरिजेस अमंगेस्ट किन फॉक। अब इस प्रकार की जो शादियाँ होती थी किन फॉक्स में, मतलब अपने आपस की रिश्तेदारियों में, अपनी कम्युनिटी के अंदर, सच एज कज़न, जैसे कज़न्स के बीच में, एंश्योर अ क्लोज निट कम्युनिटी। किस चीज़ को इंश्योर करती थी ये लोग, ये चीज़ें जो इनकी आपस में कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा क्लोज लाने का जो काम था, टाई करने का काम जो था, वो ये इस तरह की शादियाँ करती थी, मजबूत बंधन बनते थे। इट इज़ लाइकली दैट देयर वर वेरिएशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज वेल। अब ऐसा भी देखने को बहुत सारा जो वेरिएशंस है वो भी साथ के साथ हमें सब कॉन्टिनेंट में साथ के साथ देखने को मिले हैं। बट एज येट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट स्पेसिफाइक डिटेल। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी डिटेल को हम दोबारा से जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका 2.5। वर मदर इम्पॉर्टेंट, क्या मदर जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी उस समय। वी हैव सीन दैट सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक। मेट्रोनिमी का यहाँ क्या ब्रैकेट में आपको मीनिंग बताया है, नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, के नाम जो कि मदर के नाम से लिया गया हो या मदर की तरफ से नाम हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि सातवाहना जो रूलर्स थे उनकी जो पहचान है वो मेट्रोनिमी है, मतलब उनके जो नेम्स थे वो मातृपक्ष से थे, माता की तरफ से, उनकी मदर की तरफ से थे। ऑल्दो दिस मे सजेस्ट दैट मदर वर इम्पॉर्टेंट, और ये हो सकता है ये भी सजेस्ट करता है कि मदर जो थी उस समय इम्पॉर्टेंट थी। वी नीड टू बी कॉटिशियस बिफोर वी अराइव एट एनी कंक्लूजन। हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा इससे पहले कि हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचे। इन द केस ऑफ द सातवाहना, अब जैसे कि सातवाहना का ही केस अगर ले लेते हैं, सातवाहना जो रूलर्स थे, हमें क्या पता है, वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन, जो सिंहासन पर बैठना का जो काम था वो जनरली किस प्रकार से होता था, पैट्रीलिनियल, वही जो पितृ सत्तात्मक थी, मतलब पिता से सिंहासन किसको मिलता था, पुत्र को मिलता था। लेकिन जो नाम थे वो किस पक्ष से रखे जाते थे, माता की तरफ से रखे जाते थे। ठीक है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ही कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक इस पर जो है ध्यान देना होगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंस बताइए उनके नाम के अकॉर्डिंग, सातवाहन से रूलर्स के जो नाम थे कि मदर इम्पॉर्टेंट थी। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगर यहाँ तक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।